नमस्कार प्यारे साथियों। मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जितने भी अभ्यर्थी जो जेल प्रेरी परीक्षा 2025 यानी देश जेल प्रेरी का एग्जाम देने वाले हैं, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं और सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जेल प्रेरी का एग्जाम आपका जल्दी अप्रैल में होने वाला है। तो ये क्लास बड़ी ही आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास, जिसमें हम रीजनिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम साइंस पढ़ेंगे और साथ ही हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा जीके। देखो, जीके पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा आने वाला। आपके भारत का जीके भी आएगा, राजस्थान का जीके भी आएगा, साइंस और रीजनिंग सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होने वाले हैं आपके। तो एकदम एकाग्रता से क्लास में जुड़ जाइए और एक सिंगल क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और ईमानदारी से पूरी क्लास को अंत तक देखना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास है। लगभग आपके 28 से 30 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। और एक चीज और, अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही एक चीज बता दूं, शाम को अपनी 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। शाम को रेगुलर आपकी लाइव क्लास चल रही है 8 बजे, तो जुड़ना नहीं भूलें। शाम को 8 बजते ही लाइव क्लास में जरूर जुड़ जाया करें, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो के नीचे मोर लिखा होता है, मोर में जाओगे तो टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। पूरी पीडीएफ आपको वहीं पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को कर देते हैं शुरू। पहला ही आपका प्रश्न आ गया है। पहला ही प्रश्न आया है कि आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। आपको पूछा कि आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी थे, शिवचरण माथुर थे, भैरव सिंह शेखावत थे। तो दोस्तों, आपातकाल के दौरान जो मुख्यमंत्री थे आपके, वो थे आपके हरिदेव जोशी, है ना। हरिदेव जोशी जो थे वो आपके मुख्यमंत्री रहे थे, और लगभग ये रहे थे 1973 से 1977 तक। ये यहाँ के मतलब आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरिदेव जोशी। 1973 से लेकर 1977 तक डेट आपको पूछी जा सकती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही बताना चाहूंगा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन लगभग 1.5 महीने से ज्यादा लगा था। कितना लगा था? अप्रैल में लगा था ये। अप्रैल 1977 में लगा था ये, और लगभग ये जून 22 जून 1977 तक रहा था। यानी 1.5 महीने से भी ज्यादा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी इसी समय लागू हुआ था, इसी में 1977 में। यहाँ तक ये रहे थे मुख्यमंत्री, कौन? हरिदेव जोशी। चलिए, अगला आपका प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका किसका आ गया है? रीजनिंग का आ गया है दोस्तों। यदि डी बराबर 4, एस एच ई बराबर 32, तो बताओ दिनेश को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों, डी तो 4 नंबर पे आता है एबीसीडी में। अब जैसे आप ए बी सी डी ऐसे लिखना शुरू करते हैं, 4 नंबर पे डी आता है, तो डी का मतलब 4 हो गया। उसी प्रकार एस एच ई कैसे बना, बताओ। एस कितने नंबर पे आता है? एस सर जी 19 नंबर पे आता है। और आपका एच कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है? डी के ठीक बाद ई आता है, यानी 5 नंबर पे आता है। सबको ऐड करते हैं तो 32 बनता है। इसी प्रकार आपको दिनेश नाम लिखा है, दिनेश आपके पास, इन सबको ऐड कर दो। तो फिर से देखो, डी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। और आई कितने नंबर पे? आई के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 पे आता है ना। हाँ, 9 पे आ जाता है। और एन आपका आता है 14 नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद में वापस से ई आया 5 नंबर पे। और एस अभी लिखा था, अभी बताया था, 19 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। और फिर से ई आ गया, सॉरी एच आ गया, एच आता है 8 नंबर पे। सबको ऐड कर लो, ठीक है। 9 और 4 13, 13 और 14 कितने हो गए? 27। 27 और ये 19, 8 और 5 और जोड़ दो तो कुल मिला के ये बन गया 58, 59 बन गया, ठीक है। तो 59 कौन सा विकल्प है? 59 आपका सी के अंदर लिखा गया, विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कन्फर्म आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न में। बड़ा ही प्यारा सा ये प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। यानी मध्यकाल में जो खंगा होता था ना, खंगा, वो क्या होता था बताओ? किसको बोलते थे? जूते को बोलते थे, आभूषण को बोलते थे, वस्त्र होता था, या सिर का पहनावा पगड़ी होता था। तो दोस्तों, पगड़ियां कई प्रकार की होती है भाई। विवाह उत्सव पर अलग पहनी जाती है, दशहरे के अवसर पर अलग पहनी जाती है। दशहरे पर कौन सी पहनते हैं बताओ? दशहरे का पूछ ले तो मदील एक पगड़ी का नाम है, वो पहनी जाती है। और विवाह उत्सव पर कौन सी पहनी जाती है? विवाह उत्सव पर आपके मोठड़ी की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़ी की पगड़ी बताया हुआ है, मेरा कल की क्लास में बताया था मैंने आपको। तो मध्यकाल में खंगा क्या था आपको पूछा गया। तो खंगा आपका एक प्रकार की पगड़ी है, ये सिर का पहनावा होता है, पगड़ी पहनते हैं। पगड़ियां कई प्रकार की होती है दोस्तों। तो खंगा एक प्रकार का पगड़ी होता था, ठीक है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला आपका प्रश्न,
उन महाराणा का नाम क्या था, यानी आपको उन महाराणा का नाम पूछा गया है जो केसर सिंह बारहट की चेतावनी रात चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। कौन थे वो, उनका नाम बताना है आपको। बताइए, महाराणा जय सिंह थे, महाराणा फतेह सिंह थे, महाराणा प्रताप सिंह थे, या महाराणा श्याम सिंह थे। तो दोस्तों नाम आता है महाराणा फतेह सिंह का। महाराणा फतेह सिंह ऐसे एक महाराणा थे जिन्होंने चेतावनी रात चुंगटिया से इस कदर वो प्रभावित हो गए थे कि दिल्ली दरबार की यात्रा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने रद्द कर दी थी दोस्तों। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार, आपको 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है। तो दोस्तों कोटा का तो आपको पता होगा, कोटा का 76.6%, लगभग लगभग 77% के आसपास मानो ये साक्षरता रही है यहाँ की। लेकिन झुंझुनू, जयपुर, सीकर और अलवर में से किसकी ज्यादा है? तो देखा जाए तो वैसे सीकर की ज्यादा है, लगभग लगभग आग पे 56 पॉइंट कितना ही है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। तो कोटा और सीकर वाला विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से ज्यादा साक्षरता है, तो वो है आपके कोटा और सीकर। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है एक बार फिर से देखो कौन सा प्रश्न आ गया, एक बार फिर से सर जी ये आ गया अपने रीजनिंग का प्रश्न। चलो फटाफट से कर देते हैं। देखो बड़ा आसान प्रश्न है भाई, है ना, बड़ा ही आसान है, आराम से कर दोगे। पहले नूप लिखा है, देखो NOOP लिखा है, ठीक है, और उसके बाद में DEEF लिखा है, ठीक है, और उसके बाद में STTU लिखा है। तो बताओ यहां पर क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे? ध्यान से देखो, एन के बाद में क्या आता है? ओ आता है, 2 बार ओ लिख दिया, बाद में पी लिख दिया। देखो DEEF, तो ABCD, बाद में 2 बार ई, बाद में एफ आ गया। ऐसे ही एस के बाद में टी आता है, तो एस के बाद में 2 बार टी लिख दिया और बाद में यू लिख दिया। उसी प्रकार से अब यहां आओगे तो यहां एक्स आएगा, और एक्स के बाद में 2 बार क्या लिखोगे सर जी? वाई आ जाएगा, और लास्ट में आपका जेड पर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुक्रम चल रहा था, बीच वाले 2 थे, उनके ठीक बाद अगला आ रहा था, 2 कंटिन्यू लिखने थे आपको। तो कुल मिला के एक्स वाई वाई जेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या है? बड़े प्यारे प्रश्न है भैया ना, रीजनिंग के भी बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न आ रहे हैं। प्रोत्साहन अनुपात विजय लिखा है, तो बताओ कुंठा के अनुपात में क्या आएगा? फटाफट से बता दीजिए। प्रोत्साहन है आपको लिखा गया, प्रोत्साहन विजय, तो जिस प्रकार विजय प्राप्त होने पर प्रोत्साहन मिलता है, विजय जब कोई व्यक्ति जीतता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है, तो बताओ कुंठा कब मिलेगी, है ना? कुंठा कुंठा मिलती है विफलता होने पर। मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हो आप और विफल हो जाते हैं, तो उसमें कुंठा देखने को मिलती है आपको, है ना, फील होता है कुंठा। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे विफलता आएगा। ठीक है, विफलता। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय की बात चल रही है, जिसमें अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का नाम पूछा, कौन था? रिचर्ड था? नहीं, ये तो नहीं थे। जॉर्ज लॉरेंस भी नहीं थे। आपके पास पैट्रिक लॉरेंस और मेजर बटन 2 विकल्प बचे हैं, ये दोनों ही नहीं थे भाई। हाँ, अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट ये दोनों ही नहीं थे। बचे 2 ऑप्शन आपके पास, तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। मेजर बर्टन थे। कौन थे? मेजर बर्टन थे। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, काफी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या लिखा गया? चित्रकार मोहम्मद शाह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया था। देखो एक मुस्लिम थे, फिर भी इन्होंने अपने चित्रों में भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन किया था। जोधपुर राज्य के थे ये, या फिर बीकानेर के थे, किशनगढ़ राज्य से थे, या जयपुर राज्य से थे? तो दोस्तों ये बिलोंग करते थे जयपुर से। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। डी को ताला लगा दो। ये पूछा था कि किससे संबंधित थे, तो जयपुर राज्य से संबंधित थे। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न जियोग्राफी का प्रश्न आपका आ गया, जलवायु से संबंधित BWHW से क्या अभिप्राय है? देखो दोस्तों जीके में सारे चल रहे हैं, जीके में आप इसमें कला संस्कृति भी पढ़ रहे हैं, राजनीति भी आ रही है, और इतिहास भूगोल सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं आपके। ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट लेवल वाले प्रश्न है, और RSS भी अक्सर ऐसे प्रश्न पूछता है भाई, है ना। तो जरा ध्यान से एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ना है, लास्ट तक देखना है। BWHW से क्या अभिप्राय? अरे BWHW का क्या मतलब है, क्या बोलते हैं? ये जलवायु से रिलेटेड है। शुष्क शीत ऋतु जलवायु बोला जाता है, या फिर शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, या आर्द्र जलवायु, या फिर अति आर्द्र जलवायु? तो दोस्तों ये है आपके शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहां पर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? मरु बोले तो मरुस्थल से है,
मरु का मतलब मरुस्थलीय, एक प्रकार से रेगिस्तान आप कह सकते हैं। तो ये आपके किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1977 टू 78। तो 1977-78 यहाँ लिखा गया आपका। दोनों ही साल कवर होते हैं कि दोनों ही सालों में कार्य ये चला था आपका। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस वर्ष में आपके प्रारंभ हो चुका था पूरी तरह से। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है ढटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? ढटकी उपबोली कौन सी भाषा से संबंधित है आपको पूछा गया। जैसे उपबोली पूछा जाता है ना, मेवाती किसकी है, मारवाड़ी की, जैसे उपबोली होती है ना, वैसे ही ढटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? मेवाड़ी से है, ढूंढाड़ी से है, मारवाड़ी से है या फिर हाड़ौती से है? तो दोस्तों मारवाड़ी की है ये ढटकी उपबोली। किसकी उपबोली? ये मारवाड़ी की है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न एक बार फिर से किसका आ गया सर जी? ये फिर से आ गया है अपने पास, किसका? रीजनिंग का आ गया। श्रेणी 7x 21 31 और 43 में लुप्त संख्या x बताइए। पहले 7 लिखा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, यहाँ खाली छोड़ देते हैं। देखो यहाँ डब्बा बना देता हूं मैं, आपको पहचानना पड़ेगा। और यहाँ 21 लिखा है, यहाँ 31 लिखा है, यहाँ फिर 43 लिखा है। ध्यान दो तो जरा हो क्या रहा है आखिर। अब देखो इसमें कितना जोड़े कि यहाँ आ जाए, चलो देखते हैं। और यहां कितना जोड़ा गया था कि 21 हो गया, और यहां कितना जोड़ा जाए कि वो संख्या आ जाए जो आप चाहते हैं। तो 21 में तो कितना जोड़ा था दोस्तों? 10 जोड़ा था। और 31 में कितना जोड़ा था? अब 10 नहीं जोड़ रहा है, सीधा 12 जोड़ रहा है। इसका मतलब 10 जोड़ा 12 जोड़ा, इसका मतलब यहां कितना जोड़ा गया है? यहां पर मेरे ख्याल से 8 जोड़ा गया है। अब 8 किस में जोड़ने पर 21 बनता है सर जी? 13 में जोड़ने पर बनता है। इसका मतलब 7 में 6 जोड़ा था इसने। तो दो दो का अंतर चल रहा है, पहले 6, बाद में 6 के बाद में 2 और बढ़ाया 8, और 2 बढ़ाया 10, और 2 बढ़ाया 12। इस प्रकार से आपको हर एक सीरीज को पहचानना पड़ेगा दोस्तों, और पहचान हो जाएगी, चिंता मत करो। उसमें वर्ग वाला सिस्टम हो सकता है, उसमें घन वाला सिस्टम हो सकता है क्यूब लग सकता है, कहीं पर स्क्वायर लग सकता है। तो इस प्रकार की ये श्रेणियां हैं, बार बार पढ़ोगे तो हो ही जाएगा कवर आराम से, चिंता मत करो। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हुआ यहाँ पर? विकल्प नंबर आपका 13 राइट हो जाएगा। आपने डब्बे में सी 13 एक्स के स्थान पे 13 भरा है, तो लुप्त संख्या एक्स आपका 13 मान हो जाएगा एक्स का। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भाई चोपड़ा नामक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? माऊ जी ने की थी, दरियाव जी ने की थी, रामचंद्र जी ने की थी, या रामदास जी ने की थी? तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये आपके माऊ जी ने की थी, और ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो आपके पटवार एग्जाम में आ चुका है, एक आपके लेब असिस्टेंट एग्जाम में आ चुका है। दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना। और मेरे ख्याल से पशु परिचय में ये क्वेश्चन आया था आपके, माऊ जी। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? माऊ जी ने की थी दोस्तों। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहां हुआ था? सबसे पहला संघर्ष आपसे पूछा गया, एरिनपुरा में हुआ था, नसीराबाद में हुआ था, डूंगरपुर में हुआ था, या उदयपुर में हुआ था दोस्तों? तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह का पहला जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था आपके नसीराबाद के अंदर। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बी को ताला लगा दो, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? अरे पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग कौन सा आपके पुरस्कार देता है? तो ये देता है दोस्तों राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। सीधा ध्यान में रख लीजिएगा, ये बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ये नहीं दिए जाते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार आपका दिया जाता है। विकल्प नंबर आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा था, नॉर्मल सा, आराम से कर दोगे आप। अगला प्रश्न फिर से एक बार किसका आ गया है? फिर से सर जी ये आ गया, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 64 लिखा है, और उसके अनुपात में कितना लिख दिया? इसके अनुपात में 513 लिख दिया। फिर समानुपात लिखा है 144, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। बताओ क्या आएगा? अब ध्यान तो देना पड़ेगा, ये किसी का वर्ग या घन लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है सर। किसका घन लग रहा है? घन तो 4 का लग रहा है, लेकिन आप वर्ग देखो किसका लग रहा है। 8 का वर्ग करो, एक बार पहले ये चेक कर लो। तो 8 इंटू 8 करते हो कितना आता है? 64 आता है। तो इसका मतलब ये भी सर वर्ग कर देते, लेकिन वर्ग से तो ये बात बनने वाली नहीं है। अब 8 का वर्ग किए तो 8 का ही घन करो। 8 का घन करोगे तो 8 3 बार गुना होगा। कितना आया सर जी? 512 आया। 512 में एक ऐड करते हैं तब 513 बनता है। यहां एक चीज का तो पता चला आपको कि 512 से बात नहीं बनेगी, एक और ऐड करना पड़ता है तब जाके 513 बनता है। इसी प्रकार ये किसका वर्ग है? ये तो सर जी 12 का वर्ग है। 12 का वर्ग कितना होता है? 12 इंटू 12 144 ही होता है। ठीक है, अब ऐसे ही 12 का क्यूब करना है आपको, तो 1728 होता है क्या? मेरे ख्याल से 1728 होता है, आपके 12 का क्यूब होता है। ठीक है ना? हाँ 1728। 1728 में एक ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 1729 बनता है दोस्तों। बड़ा प्यारा प्रश्न था भाई रीजनिंग का। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहां पर 1729 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1729 यानी बी को लॉक कर दो।
बी आपका लॉक हो जाएगा। आशा और उम्मीद है आराम से आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट एक बार फिर से, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? 2010, 2015, 2020 या फिर 2005? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों जंतर मंतर को यूनेस्को, और एक चीज और है, ये ध्यान रखना कि जंतर मंतर है ना, दो शहरों के अंदर है। देखो जयपुर का तो नाम सुना ही है, जयपुर प्लस दिल्ली के अंदर भी है जंतर मंतर, ये दिल्ली के अंदर भी है। तो जयपुर और दिल्ली के अंदर, दोनों के अंदर ये जंतर मंतर है। और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थल में मान्यता इसको दे दी गई थी, जयपुर वेधशाला वाले को। कब दी गई थी? ये 2010 में दी गई थी। कब दी गई थी? 2010 में। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल ए को ताला लगा दो सारे दोस्त। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? अरे दोस्तों, ऐसा कौन सा शहर है जिसमें ज्यादातर कुंड और बावड़ियां देखने को मिलती है दोस्तों? तो और कौन सा होगा? काफी बार बताया हुआ है, बूंदी शहर है अपना। बूंदी शहर, जो कि किसके लिए जाना जाता है? कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर बहुत कुंड और बावड़ियां पाई जाती है। अगला आपका प्रश्न कहता है कि रिंद्रोई के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको स्टार लगा लीजिए और अपने मतलब दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि रिंद्रोई के लेखक आपसे पूछा, काफी एग्जाम में आ चुका है। आरएसएस भी अक्सर ये प्रश्न पूछता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं छोड़ा जिसमें इसको पूछा नहीं गया। लगभग एग्जाम में ये पूछा गया। रिंद्रोई के लेखक मणि मधुकर थे, तेज सिंह जोधा थे, अर्जुन देव चारण थे या मणचंद थे? तो दोस्तों अर्जुन देव चारण का नाम आता है। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सी को ताला लगा दो। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, है ना? और एक बार फिर से आपके ये क्वेश्चन आ चुका है। और आपको क्या पूछा गया? आपको पूछा गया वो इस प्रकार का प्रश्न है। किस प्रकार का प्रश्न आपका? ये प्रश्न इस प्रकार का है कि उसमें, हाँ चलो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? अब दिमाग लगाओ, दिमाग भिड़ाओ कि किस प्रकार से ये प्रश्न आपका होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना? हाँ, और कमेंट बॉक्स में, मैं तो चाहता हूं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते आप, लेकिन कमेंट बॉक्स में तो आप क्या ही दोगे, सीधा ही बता दो मेरे को कि बताओ कौन सा इसमें आपका विकल्प होने वाला है। बताओ, चाचा लगेगा, भाई लगेगा, चचेरा भाई लगेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना? हाँ, तो चलो बता दो, सारे बता दो, फटाफट से बता दो। हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों डायग्राम बना के समझना पड़ेगा। डायग्राम बनाओगे तो बड़े ही आसानी से आप इसको हल कर पाओगे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है? हाँ, अब ध्यान से सुनना। वीना के दादाजी के इकलौते पुत्र। अब देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़का है, ये लड़का है, मान लीजिए इसकी ओर इशारा किया है, इशारा करते हुए, इस लड़के की ओर इशारा करते हुए, है ना? वीना के दादाजी के इकलौते पुत्र, वीना के क्या हो जाएंगे बताओ? है पिताजी हो गए ना? अब देखो, इशारा करते वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। वीना ऐसा कह रही है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। वीना के क्या हो गए? वीना के तो पिताजी हो गए। वीना के पिताजी हो गए। अरे वीना है ना, वीना, वीना के क्या हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे वो। ठीक है सर जी, पिताजी हो गए, है ना? और इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है मतलब इन्हीं का तो पुत्र है वो। अरे वीना के जो पिताजी हैं उन्हीं का तो ये पुत्र है। तो बताओ वीना से ये किस प्रकार संबंधित हुआ? ये वीना का भाई नहीं हुआ क्या? सर जी भाई हो गया ये तो, है ना? क्योंकि पिताजी जो है ना, पिताजी है, इन्हीं की पुत्री ये वीना है, इन्हीं का पुत्र ये पुत्र है, तो दोनों भाई बहन हो गए। तो भाई बहन हो गए तो भाई का संबंध हो गया। तो वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो वह भाई है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है आराम से इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका आया, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? अरे जो ईसर ईसरी की पूजा करते हैं कौन से त्योहार पर करते हैं? तीज पर करते हैं, गणगौर पर करते हैं, रक्षाबंधन पर करते हैं, नागपंचमी पर करते हैं। तो दोस्तों ईसर किसके लिए, ईसर किसका प्रतीक है और ईसरी किसका प्रतीक है? ईसर तो है भगवान शिव का प्रतीक और ईसरी है पार्वती माता का प्रतीक, है ना? ईसर तो यहाँ पे है शिव, भगवान शिव का प्रतीक, और ईसरी है पार्वती माता का प्रतीक। तो इसका मतलब ये किस त्योहार पर की जाती है? गणगौर पर। गणगौर पर इस ईसर की पूजा की जाती है दोस्तों। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और अभी आपकी गणगौर आ रही है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। संत रामचंद्र जी शाहपुरा से थे, बिल्कुल सही है। संत हरिराम दास जी बिल्कुल सिंहथल से। संत दरियाव जी रेवासा से नहीं थे दोस्तों, ये गलत लिखा गया है। और संत रामदास जी खेड़ापा बिल्कुल सही लिखा है। रेवासा से नहीं थे संत दरियाव जी, आपको सुमेलित नहीं है, पूछा नहीं है, ठीक है? तो ये आपका सुमेलित नहीं है, असुमेलित हो जाता है ये आपका।
क्या है, असुमेलित है। तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एक एक प्रश्न आपके चल रहे हैं। आपको पूछा गया कि राजमहल टोंक खान संबंधित है। राजमहल टोंक जो खान है वो संबंधित है, सोने से संबंधित है, पन्ने से संबंधित है, चांदी से या फिर तांबड़ा से। तो दोस्तों ये तांबा से संबंधित है, ठीक है। और तांबा, तांबड़ा, तांबा एक ही चीज है। यहां पर आपके तांबड़ा लिखा गया, तो विकल्प नंबर आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा। डी को ताला लगा दो, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका विज्ञान का प्रश्न आ गया दोस्तों। देखो मैंने कहा था ना विज्ञान भी आएगी, इसमें लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है? एक लिटमस पत्र होता है जो आपके अम्लता तथा क्षारकता के बारे में बताता है। अम्ल, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इस प्रकार की सूचना हमें ये देता है लिटमस पत्र। ये एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है ये एक प्राकृतिक सूचक है। इसमें बी में लिखा भी गया है, बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी विकल्प है। प्राकृतिक सूचक है जो आपके लिचेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिचेन के पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा, पौधे से प्राप्त किया जाता है किसको? लिटमस पत्र को। और ये बैंगनी रंग का रंजक होता है। किस रंग का होता है ये? बैंगनी रंग का। एक पत्ती सी होती है, रंजक बोल सकते हो, है ना। जैसे वो होती है ना आपके पट्टी बोल सकते हो आप, पट्टी जैसे कागज की पट्टी होती है ना, वैसे बैंगनी रंग की एक पट्टी सी होती है, रंजक सा होता है, जो लिचेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। और ये हमें अम्लता और क्षारकता के बारे में बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है, ठीक है। तो ये एक प्राकृतिक है, न कि मानव निर्मित है, न रासायनिक है, ये प्राकृतिक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको पूछा गया कि बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये जो आपका बाप बोल्डर बेड है, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या हनुमानगढ़? तो ये आपका जोधपुर के अंदर कहां पड़ता है? जोधपुर, यानी विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो कल्लाजी के समकालीन कौन था बताओ? उदय सिंह था, अमर सिंह था, जगत सिंह था या फिर महाराणा प्रताप सिंह था? तो लोक देवता जो कल्लाजी राठौड़ है उनके समकालीन थे उदय सिंह जी। कौन थे? उदय सिंह जी। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ए को ताला लगा दो, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न लिखा गया कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, अब देखो सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा यही होती है। औसत वार्षिक वर्षा होती है, आपको पूछा गया राजस्थान की किस, मतलब दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा इधर ही होती है। तो 80 टू 120 सेंटीमीटर, 70 टू 80, 10 से 20, तो ये तो तीनों ही गलत हो गए। सबसे ज्यादा वर्षा होती है बिल्कुल एकदम 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच यहां पर वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में बहुत अधिक मात्रा में औसतन वार्षिक वर्षा यहीं पर होती है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका ए यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है। जो आपके पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं होती है वो आपके प्राप्त होती है दोस्तों एक प्रकार से एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है ये, एक प्रकार से क्या है ये? एंटीबायोटिक है। और ये आपके जो प्रतिजैविक जो दवाएं प्राप्त होती है ये होती है फफूंद के द्वारा। किसके द्वारा? फफूंद से ये प्राप्त होती है दोस्तों। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है वो होती है फफूंद से, और ये एक एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है विज्ञान का, ए आपका यहां पर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बनास बेसिन का विस्तार बताइए। अरे बनास बेसिन का विस्तार आपसे पूछा गया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। टोंक सवाईमाधोपुर में है, सवाईमाधोपुर जयपुर, जयपुर दौसा या फिर टोंक जयपुर में? तो दोस्तों टोंक और सवाईमाधोपुर में आपके बनास बेसिन का विस्तार सबसे अधिक है। तो विकल्प नंबर आपका ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है कि राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए, भाई राजस्थान के लोग जो गेहूं की खेती करते हैं लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है गेहूं के लिए? सिर्फ गेहूं के लिए आपको पूछा गया है कि कितने परसेंट खेती जो है वो उपयोग में ली जाती है? 18%, 30%, या इनमें से कोई नहीं, या 6%? तो दोस्तों लगभग लगभग 18% खेती जो है वो गेहूं के लिए उपयोग में लेते हैं राजस्थान के लोग, जितने भी हैं अपने राजस्थान में 18% जो है वो आपके गेहूं की खेती करते हैं दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न था ये। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना आपसे पूछी गई दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार फिर से स्टार लगाइए इसको भी आप, हैं, और अपनी पॉकेटली जो है उसमें डाल लीजिए, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने जाओगे करके आना है। 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1933 ईस्वी? तो दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना आपकी 1931 ईस्वी को हुई थी, 1931 ईस्वी में, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? बी राइट हो जाएगा। बी को आप ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न आपका कहता है कि बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? बिसलदेव रासो की रचना पूछी आपसे, चंद्रबरदाई ने की थी, महेश दास ने की थी, सूर्यमल मिश्र ने, या नरपति नालय? तो दोस्तों नरपति नालय द्वारा आपके क्या की गई थी?
नरपति नालय द्वारा आपके बिसल देवरासों की रचना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, कौन सा चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण माना जाता है? भाई कौन सा है जो पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? चमड़ा नहीं है, कागज भी नहीं है, कपड़ा है, बिल्कुल कपड़ा है। कपड़ा जो है एक आपका सजीव उदाहरण माना जाता है। किसका? पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, सी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न कहता है, प्रश्न आपका ऐसा कि गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जो गोखरू आभूषण होता है वो मानव शरीर जो है मानव किस अंग पर पहनते हैं? अंगुली में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है या माथे में पहना जाता है? तो दोस्तों जो गोखरू आभूषण होता है ना, गोखरू, वो पहना जाता है कलाई के अंदर। गलत मत कर दीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आया हुआ है। भी दोस्तों बताना चाहूंगा, विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। गोखरू आभूषण आपका कलाई में पहना जाता है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला आपका प्रश्न, मोर बांधिया, देखो ये विवाह होते हैं। मोर बांधिया, पहरावना, ताड़ना, ये तीन प्रकार के तीनों के तीनों विवाह हैं। ये आपको पूछा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति, सहरिया, ग्रासिया या फिर मीणा जनजाति में है दोस्तों। तो मोर बांधिया, पहरावना, ताड़ना, तीनों प्रकार के विवाह किए जाते हैं आपके ग्रासिया में। ग्रासिया आपके राइट हो जाएगा, ग्रासिया। ठीक है, ग्रासिया जनजाति में ये तीनों प्रकार के विवाह होते हैं। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला आपका प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? जो अक्षय तृतीया है उसका त्योहार कब मनाते हैं? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अब देखो, शुक्ल और कृष्ण का ध्यान रखना होता है, बाकी सब सही है। तो दोस्तों वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है उसी को मनाते हैं। आपका विकल्प यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। बाकी देखो, कृष्ण पक्ष तो देखना है, कृष्ण पक्ष वाले तो पहले डिलीट हो जाते हैं आपके। बाकी जेठ वैशाख आषाढ़ में नहीं आती है, वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वही अक्षय तृतीया है। और इसी दिन माना जाता है कि बीकानेर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? इसी दिन हुई थी, अक्षय तृतीया को आपके। तो विकल्प नंबर आपका ए आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न ये कहता है कि चांदकर्ण शारदा, हरबिलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित थे? संत सभा से, आर्य समाज से, इंडियन एसोसिएशन या फिर महाजन सभा? तो दोस्तों चांदकर्ण शारदा और हरबिलास शारदा का नाम आता है तो आपके आर्य समाज के लिए आता है। विकल्प नंबर आपका बी यहां पर राइट है, हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका प्रश्न कहता है कि 1911 और 12 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, फिर से आप इसको स्टार लगा सकते हैं। तो इडर, सूंत, बेड़सा या फिर खेड़ा? 1911 और 12 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र आपसे पूछा गया दोस्तों, और इनकी गतिविधियों का केंद्र था आपका बेड़सा। कौन सा था? बेड़सा। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। ये सीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न हो जाता है, ग्रेजुएशन लेवल में आया था। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका कहता है कि लोक देवता हरभुजी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? जो लोक देवता हरभुजी हैं उनका मुख्य मंदिर आपको पूछा है कहां है? साबला के अंदर पड़ता है, सामलिया, कोड़ू या फिर बेंगटी में है दोस्तों। तो लोक देवता हरभुजी का मंदिर आपका है बेंगटी के अंदर। कहां पर पड़ता है? ये बेंगटी के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हूबहू छप सकता है, इसलिए ध्यान में रख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था कौन था? उलुग खां था, जलाल खां था, नुसरत खां था या फिर मोहम्मद खां था? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया वो था नुसरत खां। कौन था? नुसरत खां मारा गया था। विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा, सी को ताला लगा दो। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? अब हल्दी घाटी के युद्ध को कई नामों से पुकारा गया है, लेकिन गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो गोगुंदा का युद्ध आपके किसने कहा था? ये कहा था आपके, हाँ चलो बता दो फटाफट से, ये बंदायूनी ने कहा था। पूरा नाम था अब्दुल कादिर बंदायूनी, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा था। विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए को ताला लगा दो दोस्तों। वेरी गुड, ए बताने वाले सारे सही है यहाँ पर। अगला आपका प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पूछा है इस बार। पहले आपको, हाँ बिल्कुल एरिन, हाँ वो छावनियां थी कई, ठीक है, 1857 का संघर्ष हुआ था, उसमें अब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है। कोटा का अलग से पहले पूछ लिया गया, बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो विकल्प नंबर आपका मेजर कौन था? मेजर सावर्स था। बिल्कुल आपके विकल्प नंबर ए में आपका जवाब मिल गया है, ए आपका राइट हो जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये था आपके मेजर सावर्स। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न
अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उदागर ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है? रावचंद्र सेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा भक्त सिंह या महाराजा कुमार शेर सिंह? तो दोस्तों ये जाता है आपके अजीत सिंह को। विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह थे जिनको जोधपुर के, हाँ, भागवत कथा पर आधारित गज उदागर की ग्रंथ की रचना का श्रेय, इन्होंने गज उदागर ग्रंथ की रचना की थी भाई दोस्तों, अजीत सिंह का नाम आता है। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, है ना। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। लगभग हमने 40 से 45 प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। तो उसमें अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास थी, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।